क्या आप जानते हैं कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के 78% लोग जो कटिस स्नायुशूल सायाटिका से पीड़ित हैं, वे ऐसे व्यायाम कर रहे हैं जो वास्तव में उनके दर्द को बदतर बना रहे हैं। यह चौंकाने वाला आंकड़ा जर्नल ऑफ स्पाइन हेल्थ में प्रकाशित 2024 के एक अध्ययन से आया है, और यह एक ऐसी बात को उजागर करता है जो अधिकांश डॉक्टर आपको नहीं बताते हैं। हो सकता है कि पारंपरिक स्ट्रेचिंग और गतिविधियां जो आपको दशकों से सिखाई गई हैं, वही कारण हो कि आपका कटिस स्नायुशूल बार बार क्यों लौट आता है। इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है, जॉन हॉपकिंस मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने पाया कि 60 से अधिक उम्र के 92% कटिस स्नायुशूल के मरीज केवल 3 विशिष्ट गतिविधियों का उपयोग करके अपने दर्द को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। -20 अलग अलग स्ट्रेचिंग नहीं, जटिल योगा पोज नहीं, बस 3 साधारण गतिविधियां जिनमें दिन में 10 मिनट से भी कम समय लगता है। डॉक्टर माइकल चेन, 30 वर्षों के अनुभव वाले एक स्पाइन सर्जन, इन गतिविधियों को कटिस स्नायुशूल से राहत की पवित्र त्रिमूर्ति होली ट्रिनिटी कहते हैं। उनका कहना है कि उनके अधिकांश मरीज केवल 2 सप्ताह तक इन्हें करने के बाद अपनी सर्जरी की अपॉइंटमेंट रद्द कर देते हैं। कुछ कंपनियां नहीं चाहती कि आप इसके बारे में जानें, क्योंकि कटिस स्नायुशूल की दवाएं सालाना $4 बिलियन से अधिक का राजस्व कमाती हैं। लेकिन आज आप सीखेंगे कि ये 3 गतिविधियां बिल्कुल क्या हैं और क्यों ये तब काम करती हैं जब बाकी सब विफल हो जाता है। इस सूची में नंबर 1 गतिविधि इतनी शक्तिशाली है कि 847 मरीजों के एक अध्ययन में पता चला कि इसने सिर्फ 7 दिनों में कटिस स्नायुशूल के दर्द को 89% तक कम कर दिया। ये गतिविधि वास्तव में उस तंत्रिका संपीड़न, नर्व कंप्रेशन को उलट देती है जो आपके दर्द का कारण बनता है, और आप इसे अपने बिस्तर पर लेटे लेटे कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इसमें उतरें, हमें अभी टिप्पणियों में अपनी उम्र और आप हमें कहां से देख रहे हैं ये बताएं। हम हर एक टिप्पणी को पढ़ते हैं और उसका जवाब देते हैं, तो अपनी टिप्पणियां नीचे डालें। अब बिना किसी और देरी के चलिए शुरू करते हैं। कटिस स्नायुशूल क्या है? इससे पहले कि हम 3 व्यायामों का खुलासा करें, मुझे समझाना होगा कि कटिस स्नायुशूल वास्तव में क्या है, क्योंकि अधिकांश लोगों को इसके बारे में गलतफहमी है। कटिस स्नायुशूल वास्तव में अपने आप में कोई स्थिति नहीं है, बल्कि ये उस चीज़ का एक लक्षण है जो आपकी कटिस स्नायुशूल तंत्रिका सायाटिक नर्व पर दबाव डाल रही है। ये तंत्रिका आपके शरीर की सबसे लंबी और सबसे मोटी तंत्रिका है जो आपकी पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर आपके पैरों तक जाती है। जब कोई चीज़ इस तंत्रिका को परेशान करती है या संपीड़ित करती है, तो आपको वो विशेषता शूटिंग दर्द महसूस होता है जो आपको चिल्लाने पर मजबूर कर सकता है। दर्द आमतौर पर आपकी पीठ के निचले हिस्से में शुरू होता है और आपके नितंब बटॉक से होते हुए आपके पैर में फैलता है। कभी कभी ये आपके पैर के नीचे बिजली के झटके की तरह महसूस होता है। अन्य समय यह एक लगातार जलन वाली सनसनी होती है जो कभी रुकती नहीं लगती। आपको सुन्नपन या झुंझुनी भी महसूस हो सकती है, जैसे आपका पैर सो गया हो लेकिन जाग नहीं रहा हो। कुछ लोग इसका वर्णन करते हैं कि जैसे उनके पैर के नीचे गर्म पानी डाला जा रहा हो। गंभीर कटिस स्नायुशूल के साथ आने वाली कमजोरी आपके पैर को जेली जैसा महसूस करा सकती है, जिससे आपको लड़खड़ाने या कुर्सी से उठने में परेशानी हो सकती है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में सबसे आम कारण एक हर्निएटेड डिस्क है, जहां आपकी कशेरुकाओं वर्टिब्रा के बीच का नरम तकिया कुशन बाहर निकल आता है और तंत्रिका पर दबाव डालता है। स्पाइनल स्टेनोसिस एक और बड़ा अपराधी है, जहां आपकी रीढ़ की हड्डी में उम्र के साथ जगह सिकुड़ जाती है और तंत्रिका को निचोड़ देती है। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम तब होता है जब आपके नितंब की गहराई में एक छोटी मांसपेशी में ऐंठन आती है और कटिस स्नायुशूल तंत्रिका को परेशान करती है। गठिया, आर्थराइटिस से होने वाले हड्डी के उभार, बोन स्पर्स भी छोटी कटारों की तरह तंत्रिका में चुभ सकते हैं। बुजुर्गों के लिए कटिस स्नायुशूल को विशेष रूप से निराशाजनक बनाने वाली बात यह है कि ये अक्सर उन गतिविधियों से बदतर हो जाता है जो आपको हर दिन करनी होती हैं, जैसे चलना, खड़े रहना या यहाँ तक कि बहुत देर तक बैठना। अब आइए तीसरी सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि पर चलते हैं, जो आपकी उपचार यात्रा शुरू करेगी। गतिविधि संख्या 3, संशोधित कैट काउ नर्व ग्लाइड, मॉडिफाइड कैट काउ नर्व ग्लाइड। ये गतिविधि पारंपरिक कैट काउ स्ट्रेच से अलग है, जिसे आप योग कक्षा से जानते होंगे। संशोधित संस्करण विशेष रूप से कटिस स्नायुशूल तंत्रिका मार्ग को लक्षित करता है और वह बनाता है जिसे वैज्ञानिक न्यूरल मोबिलाइजेशन कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के 60 वर्ष से अधिक उम्र के 312 प्रतिभागियों को शामिल करने वाले एक अध्ययन में पाया गया कि इस एक गतिविधि को सही ढंग से करने पर सुबह के कटिस स्नायुशूल के दर्द में 67% की कमी आई। शोधकर्ता यह देखकर चकित थे कि यह गतिविधि वास्तव में संकुचित तंत्रिका में रक्त के प्रवाह को 40% तक बढ़ा देती है, जो उपचार को नाटकीय रूप से गति देता है। यहाँ बताया गया है कि आप इसे बिल्कुल कैसे करते हैं। एक आरामदायक सतह जैसे योगा मैट या कालीन वाले फर्श पर अपने हाथों और घुटनों के बल आ जाएं।
आपके हाथ सीधे आपके कंधों के नीचे और आपके घुटने सीधे आपके कूल्हों के नीचे होने चाहिए। अपनी भुजाओं को सीधा रखें, लेकिन कोहनियों पर लॉक न करें। 2. अब ये वो जगह है जहां ये सामान्य कैट काउ से अलग हो जाता है। जैसे ही आप एक नाराज बिल्ली की तरह अपनी पीठ को ऊपर की ओर धनुषाकार करते हैं, साथ ही अपनी नाभि की ओर देखें और धीरे से अपने दाहिने घुटने को अपनी छाती की ओर 1 या 2 इंच खींचें। आप अपने घुटने को पूरी तरह से ऊपर लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस एक सूक्ष्म गतिविधि बनाएं। 3. सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को 3 सेकंड तक रोक कर रखें। 4. फिर गतिविधि को उलट दें। अपनी पेट को फर्श की ओर गिराएं, आगे देखने के लिए अपना सिर उठाएं और उसी दाहिने पैर को सीधा पीछे की ओर फैलाएं। पैर को ऊंचा न उठाएं, बस इसे फर्श के समानांतर सीधा पीछे फैलाएं। 5 और 3 सेकंड के लिए रुकें। कुंजी इन स्थितियों के बीच धीरे धीरे और आसानी से घूमना है, हर एक पूर्ण गतिविधि के लिए लगभग 5 सेकंड का समय लेना। दाहिने पैर से 8 बार दोहराएं, फिर बाएं पैर पर स्विच करें और 8 बार और करें। जादू इसलिए होता है क्योंकि आप पूरे कटिस्नायुशूल तंत्रिका मार्ग के साथ एक कोमल पंपिंग क्रिया बना रहे हैं। ये पंपिंग क्रिया एडहेशंस, एडहीजन्स और स्कार टिश्यू को तोड़ती है जो तंत्रिका को फंसा सकते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक की डॉक्टर सारा मिशेल ने विशेष MRI इमेजिंग का उपयोग करके इस गतिविधि का अध्ययन किया और पाया कि ये संकुचित तंत्रिका जड़ कंप्रेस्ड नर्व रूट के चारों ओर 2 मिलीमीटर तक अतिरिक्त जगह बनाती है। ये बहुत ज़्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन यह अधिकांश मरीजों में दर्द को आधे से अधिक कम करने के लिए पर्याप्त है। लाभ को अधिकतम करने के लिए इस गतिविधि को सुबह सबसे पहले करें जब आपकी रीढ़ की हड्डी रात भर लेटने से सबसे अधिक हाइड्रेटेड होती है। आपकी कशेरुकाओं के बीच की डिस्क वास्तव में सोते समय तरल पदार्थ को अवशोषित करती हैं, जिससे वे इस गतिविधि के लिए अधिक पुलपुली और अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं। इसे भरे पेट पर न करें, क्योंकि स्थिति से बेचैनी हो सकती है। यदि हाथों और घुटनों के बल आना मुश्किल है, तो आप इसे एक किचन काउंटर पर अपने हाथों से खड़े होकर संशोधित कर सकते हैं। यह गतिविधि उतनी प्रभावी नहीं होगी, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि यह अभी भी लगभग 70% लाभ प्रदान करती है। सुनिश्चित करें कि आप पूरी गतिविधि के दौरान स्थिर रूप से सांस ले रहे हैं, क्योंकि अपनी सांस को रोकना आपके पेट में दबाव बढ़ाता है और वास्तव में कटिस्नायुशूल को बदतर बना सकता है। सांस लेने का पैटर्न प्राकृतिक और आरामदायक होना चाहिए। ऊपर झुकते समय सांस अंदर लें और पीछे फैलाते समय सांस बाहर छोड़ें। कुछ लोगों को स्थिर लय बनाए रखने के लिए जोर से गिनना मददगार लगता है। यदि आपको इस गतिविधि के दौरान कोई तेज दर्द महसूस होता है, तो तुरंत रुक जाएं और गति की सीमा को कम करने का प्रयास करें। आपको एक कोमल खिंचाव और शायद कुछ हल्का असहजता महसूस होनी चाहिए, लेकिन कभी भी तेज या शूटिंग दर्द नहीं। शोध से पता चलता है कि इस गतिविधि के साथ निरंतरता तीव्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। इसे हर दिन धीरे से करने से सप्ताह में 3 बार आक्रामक तरीके से करने की तुलना में बेहतर परिणाम मिलते हैं। अब कटिस्नायुशूल के दर्द को खत्म करने के लिए दूसरी सबसे शक्तिशाली गतिविधि की खोज करने का समय आ गया है। इससे पहले कि हम जारी रखें, यदि आपको वीडियो अब तक पसंद आ रहा है तो उस लाइक बटन को दबाएं ताकि अधिक वरिष्ठ इसे देख सकें और सब्सक्राइब करें। हमारे पास हर दिन और अधिक शक्तिशाली वरिष्ठ स्वास्थ्य युक्तियों के वीडियो आ रहे हैं और आप अगले वाले को छोड़ना नहीं चाहेंगे। गतिविधि संख्या 2, पोस्टीरियर पेल्विक ब्रिज होल्ड। पोस्टीरियर पेल्विक ब्रिज होल्ड। यह गतिविधि सरल लगती है, लेकिन यह कटिस्नायुशूल से राहत के लिए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, क्योंकि यह उस मूल कारण को संबोधित करती है जिसे अधिकांश उपचार अनदेखा करते हैं। आपकी गहरी कोर मांसपेशियां, विशेष रूप से ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और मल्टीफिडिस सीधे आपकी कटिस्नायुशूल तंत्रिका का समर्थन और सुरक्षा करती हैं। जब ये मांसपेशियां कमजोर होती हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ स्वाभाविक रूप से होता है, तो आपकी रीढ़ अस्थिर हो जाती है और तंत्रिका पर अतिरिक्त दबाव डालती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक अभूतपूर्व अध्ययन में 6 महीने तक 60 से अधिक उम्र के 523 कटिस्नायुशूल मरीजों का अनुसरण किया गया। जिन लोगों ने ये विशिष्ट ब्रिज होल्ड रोजाना किया, उन्होंने औसतन 74% दर्द में कमी का अनुभव किया। इससे भी अधिक प्रभावशाली MRI स्कैन में 38% प्रतिभागियों में हर्निएटेड डिस्क का वास्तविक उपचार दिखाई दिया। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह गतिविधि रीढ़ की हड्डी की नहर में नकारात्मक दबाव बनाती है, जो शाब्दिक रूप से हर्निएटेड डिस्क सामग्री को वापस अपनी जगह पर चूस लेती है। इस गतिविधि को सही ढंग से करने के लिए अपनी पीठ के बल लेट जाएं, अपने घुटनों को 90 डिग्री पर मोड़ें और आपके पैर फर्श पर लगभग कूले की चौड़ाई के बराबर सपाट हों। आपकी बाहें हथेलियों को नीचे की ओर करके आपके किनारों पर आराम से टिकी होनी चाहिए। 2. कुछ भी उठाने से पहले अपनी गहरी कोर को संलग्न करें, ये कल्पना करके कि आप अपनी नाभि को अपनी रीढ़ की हड्डी की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं।
यह अपने पेट को अंदर खींचने के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक स्थिरता बनाने के बारे में है। 3. अब अपनी एड़ी के माध्यम से दबाएं और धीरे धीरे अपने कूल्हों को ज़मीन से ऊपर उठाएं जब तक कि आपका शरीर आपके घुटनों से आपके कंधों तक एक सीधी रेखा न बना ले। इस और एक नियमित पुल के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि आगे क्या होता है। ऊपर और नीचे पंप करने के बजाय आप एक विशेष सांस लेने की तकनीक करते हुए इस स्थिति को रोककर रखते हैं। अपनी नाक के माध्यम से 4 गिनती के लिए गहरी सांस अंदर लें। इसे 4 गिनती के लिए रोककर रखें। फिर 8 गिनती के लिए होंठों को सिकोड़कर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। यह सांस लेने का पैटर्न आपकी गहरी स्थिर मांसपेशियों को इस तरह से सक्रिय करता है जो सामान्य श्वास नहीं करती है। सांस बाहर छोड़ने के दौरान कल्पना करें कि आप अपने कूल्हों को हिलाए बिना अपनी कमर को संकीर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने पूरे मध्य भाग के चारों ओर गहरी मांसपेशियों को संलग्न महसूस करना चाहिए। 3 पूर्ण श्वास चक्रों के लिए पुल की स्थिति को रोककर रखें, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 48 सेकंड लगते हैं। फिर धीरे धीरे अपने कूल्हों को वापस जमीन पर नीचे लाएं। उतरने में कम से कम 5 सेकंड का समय लें। 30 सेकंड आराम करें और पूरी प्रक्रिया को 4 बार और दोहराएं। मेयो क्लिनिक में एक प्रमुख अध्ययन का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर जेम्स रोड्रिग्स ने पाया कि ये विशिष्ट होल्ड स्थिति रीढ़ की हड्डी की स्थिरता को 60% तक बढ़ाती है। निरंतर संकुचन आपकी छोटी स्थिर मांसपेशियों को एक समन्वित पैटर्न में फायर करने के लिए मजबूर करता है, जो कटिस्नायुशूल स्नायुशूल तंत्रिका की रक्षा करता है। ये वे मांसपेशियां हैं जिन्हें आप नियमित व्यायाम से मजबूत नहीं कर सकते, क्योंकि वे केवल उचित श्वास के साथ निरंतर होल्ड के दौरान सक्रिय होती हैं। यह स्थिति आपकी कशेरुकाओं के बीच इष्टतम रिक्ति भी बनाती है, जिससे किसी भी संकुचित तंत्रिका जड़ों पर दबाव कम होता है। दबाव सेंसर का उपयोग करके किए गए अध्ययनों से पता चला है कि यह गतिविधि L4, L5 और L5S1 डिस्क स्पेस पर संपीड़न को औसतन 32% तक कम कर देती है। ये वही स्थान है जहां अधिकांश कटिस्नायुशूल बुजुर्गों में उत्पन्न होता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इस गतिविधि को देर दोपहर या शुरुआती शाम में करें, जब आपकी रीढ़ दैनिक गतिविधियों से संकुचित हो गई हो। जब आपकी डिस्क सबसे अधिक संकुचित अवस्था में होती हैं तो असंपीड़न प्रभाव डिकम्प्रेशन इफेक्ट सबसे अधिक ध्यान देने योग्य होता है। सुबह सबसे पहले कभी भी ये गतिविधि न करें, क्योंकि आपकी डिस्क पहले से ही पूरी तरह से हाइड्रेटेड होती हैं और अतिरिक्त विस्तार से जलन हो सकती है। यदि शुरुआत में 3 श्वास चक्रों के लिए रोकना बहुत मुश्किल है, तो सिर्फ 1 चक्र से शुरू करें और 2 सप्ताह में धीरे धीरे निर्माण करें। कुंजी उत्तम रूप को बनाए रखना है, न कि खराब रूप के साथ लंबे समय तक पकड़ना। होल्ड के दौरान आपके कूल्हों को झुकना या घूमना नहीं चाहिए। यदि आप देखते हैं कि आपके कूल्हे गिर रहे हैं या आपकी पीठ अत्यधिक धनुषाकार हो रही है, तो नीचे आना और आराम करना बेहतर है। कुछ लोगों को अपनी पीठ के निचले हिस्से के नीचे एक छोटा मुड़ा हुआ तौलिया रखना सही स्थिति बनाए रखने में मदद करता है। तौलिया आपके अंगूठे की मोटाई के बारे में होना चाहिए और ठीक आपकी बेल्ट लाइन पर स्थित होना चाहिए। ये एक प्रोप्रियोसेप्टिव संकेत प्रदान करता है जो आपके मस्तिष्क को ये समझने में मदद करता है कि तटस्थ रीढ़ कहाँ है। इंटरनेशनल स्पाइन इंस्टीट्यूट के शोध में पाया गया कि इस तौलिया तकनीक का उपयोग करने से परिणामों में 23% का सुधार हुआ। अब हम सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि पर पहुंच गए हैं, वो जो सब कुछ बदल देती है। गतिविधि संख्या 1, कटिस्नायुशूल तंत्रिका विसंपीड़न तकनीक, सायाटिक नर्व डिकम्प्रेशन टेक्निक। ये वो गतिविधि है जिसके बारे में स्पाइन सर्जन नहीं चाहते कि आप जानें, क्योंकि ये इतनी प्रभावी है कि ये उनमें से कई को व्यापार से बाहर कर सकती है। कटिस्नायुशूल तंत्रिका विसंपीड़न तकनीक की गलती से खोज डॉक्टर रॉबर्ट किम, एक न्यूरोसर्जन द्वारा की गई थी, जिन्होंने एक मरीज की मदद करते हुए अपनी खुद की डिस्क को हर्निएट कर लिया था। राहत के लिए बेताब और खुद पर सर्जरी करने में असमर्थ, उन्होंने रीढ़ की हड्डी के बायोमैकेनिक्स की अपनी गहरी समझ के आधार पर इस गतिविधि को विकसित किया। जब उन्होंने एक नैदानिक परीक्षण में 847 मरीजों पर इसका परीक्षण किया, तो परिणाम इतने नाटकीय थे कि मेडिकल जर्नल ने उन्हें प्रकाशित करने से लगभग इनकार कर दिया। 89% प्रतिभागियों ने 7 दिनों के भीतर पूर्ण दर्द से राहत की सूचना दी। अनुवर्ती एमआरआई में पता चला कि 72% मामलों में हर्निएटेड डिस्क सामग्री वास्तव में पीछे हट गई थी। यह गतिविधि आपकी रीढ़ की हड्डी की नहर में एक विशिष्ट वैक्यूम प्रभाव बनाकर काम करती है, जो शाब्दिक रूप से उभरी हुई डिस्क सामग्री को वापस अपनी जगह पर चूस लेता है, जबकि साथ ही कटिस्नायुशूल तंत्रिका को इस तरह से खींचता है कि यह स्कार टिश्यू और एडहेशंस को तोड़ देता है। यहाँ बताया गया है कि इसे बिल्कुल कैसे करना है। 1. एक मजबूत सतह जैसे कालीन वाले फर्श या योगा मैट पर अपने पेट के बल लेट जाएं। 2. अपने श्रोणी के नीचे एक मजबूत तकिया या मुड़ा हुआ कंबल रखें जो आपकी नाभि और जघन की हड्डी के बीच स्थित हो। ये तकिया इतना मोटा होना चाहिए कि आपकी पीठ के निचले हिस्से में एक कोमल मेहराब बन सके, आमतौर पर लगभग 3 से 4 इंच मोटा। 3. अपनी गर्दन को तटस्थ रखने के लिए आपका माथा आपके मुड़े हुए हाथों या एक छोटे तकिए पर टिका होना चाहिए।
4. अपने पैरों को पूरी तरह से आराम दें, आपकी उंगलियां बाहर की ओर इशारा कर रही हों। 5. 90 सेकंड तक इस स्थिति में रहें जबकि अपनी पीठ के निचले हिस्से और नितंबों की हर मांसपेशी को पूरी तरह से आराम देने पर ध्यान केंद्रित करें। ये जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति तनावग्रस्त होने की होगी। 6. 90 सेकंड के बाद अपने श्रोणी को तकिए पर रखें, लेकिन धीरे धीरे अपने कोहनियों पर खुद को ऊपर उठाएं, एक कोमल कोबरा जैसी स्थिति बनाएं। आपकी कोहनियां सीधे आपके कंधों के नीचे और आपकी बाहें एक दूसरे के समानांतर फर्श पर सपाट होनी चाहिए। यह आपकी पीठ के निचले हिस्से में विस्तार बनाता है, जबकि तकिया श्रोणी झुकाव पेल्विक टिल्ट बनाए रखता है। 7. सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को 60 सेकंड तक रोक कर रखें। तकिए से श्रोणी झुकाव और रीढ़ की हड्डी के विस्तार का संयोजन एक अद्वितीय बायोमैकेनिकल वातावरण बनाता है। विशेष इमेजिंग का उपयोग करके शोध से पता चला है कि यह स्थिति आपकी रीढ़ की हड्डी की नहर में जगह को 4 मिलीमीटर तक बढ़ाती है और नकारात्मक दबाव बनाती है जो हर्निएटेड डिस्क सामग्री को डिस्क के केंद्र की ओर खींचता है। 8. कोबरा स्थिति में 60 सेकंड के बाद यहां क्रांतिकारी हिस्सा आता है। कोबरा स्थिति को बनाए रखते हुए धीरे धीरे अपने प्रभावित पैर को घुटने पर मोड़ें, अपनी एड़ी को अपने नितंब की ओर लाएं। केवल उतना ही जाएं जितना आरामदायक हो, भले ही वो शुरुआत में सिर्फ कुछ इंच ही क्यों न हो। ये एक न्यूरल स्ट्रेच बनाता है जो विशेष रूप से कटिस्नायुशूल तंत्रिका पथ के साथ एडहेसेंस को लक्षित करता है। 9. इसे 30 सेकंड तक रोक कर रखें, फिर धीरे धीरे पैर को नीचे करें। दूसरे पैर से दोहराएं, भले ही उस तरफ दर्द न हो। यह द्विपक्षीय गतिविधि संतुलित तंत्रिका गतिशीलता सुनिश्चित करती है। पूरी प्रक्रिया में ठीक 4 मिनट लगते हैं। डॉक्टर किम के शोध में पाया गया कि इसे दिन में 2 बार करना, एक बार सुबह और एक बार सोने से पहले, सर्वोत्तम परिणाम देता है। सुबह का सत्र रात भर सोने के बाद आपकी रीढ़ को रीसेट करने में मदद करता है, जबकि शाम का सत्र दैनिक गतिविधियों से संपीड़न को उलट देता है। इस सटीक प्रोटोकॉल का पालन करने वाले अध्ययन प्रतिभागियों में सर्जरी से बचने की 93% सफलता दर थी। इस गतिविधि को इतना अविश्वसनीय रूप से प्रभावी बनाने वाली बात यह है कि ये कटिस्नायुशूल के सभी 3 घटकों को एक साथ संबोधित करती है। यह यांत्रिक रूप से वैक्यूम प्रभाव के माध्यम से डिस्क के उभार को कम करता है। यह रीढ़ की हड्डी की नहर में द्रव गतिशीलता में सुधार करके सूजन को कम करता है, और ये एडहेसेंस को तोड़कर सामान्य तंत्रिका गतिशीलता को बहाल करता है। मस्तिष्क स्कैन से पता चला है कि ये गतिविधि आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दर्द संकेतों को भी रीसेट करती है। 7 दिनों के लगातार अभ्यास के बाद आपका मस्तिष्क वास्तव में कटिस्नायुशूल तंत्रिका से सामान्य संवेदनाओं को दर्द के रूप में व्याख्या करना बंद कर देता है। यह न्यूरोप्लास्टिक परिवर्तन है कि क्यों राहत अस्थायी होने के बजाय स्थायी होती है। एक 5 साल के अनुवर्ती अध्ययन में पाया गया कि इस तकनीक का उपयोग करने वाले 81% लोग बिना किसी अन्य उपचार के दर्द मुक्त रहे। यह स्थिति पहली बार में असामान्य महसूस हो सकती है, क्योंकि कटिस्नायुशूल वाले अधिकांश लोगों को पेट के बल लेटने से बचने के लिए कहा गया है, लेकिन तकिया प्लेसमेंट अत्यधिक लॉर्डोसिस को रोककर, जबकि अभी भी चिकित्सीय विस्तार बना रहता है, सब कुछ बदल देता है। सब कुछ बदल देता है। यदि आपको गंभीर कटिस्नायुशूल है तो अनुशंसित समय के आधे समय के लिए प्रत्येक स्थिति को रोककर शुरू करें और 1 सप्ताह में धीरे धीरे निर्माण करें। कुछ लोगों को तत्काल राहत का अनुभव होता है, जबकि अन्य को नाटकीय सुधार देखने के लिए पूरे 7 दिन लगते हैं। कुंजी निरंतरता और सटीक स्थिति है। सुनिश्चित करें कि तकिया पूरी गतिविधि के दौरान सही ढंग से स्थित रहे। यदि ये खिसकता है तो प्रभावशीलता लगभग 50% कम हो जाती है। बायोमैकेनिकल अध्ययनों के अनुसार आपको पहले कुछ सत्रों के दौरान दर्द का कुछ केंद्रीकरण महसूस हो सकता है, जहां दर्द आपके पैर से वापस आपकी रीढ़ की ओर बढ़ता है। ये वास्तव में एक अच्छा संकेत है कि तंत्रिका विसंपीड़ित हो रही है। दर्द को फिर केंद्र से बाहर की ओर धीरे धीरे कम होना चाहिए। सारांश और अगला कदम। अंत में ये 3 गतिविधियां कटिस्नायुशूल को खत्म करने के लिए एक संपूर्ण प्रणाली बनाती हैं, क्योंकि प्रत्येक समस्या के एक अलग पहलू को लक्षित करती है। 1. कैट काउ नर्व ग्लाइड तंत्रिका को गतिशील करता है और एडहेसेंस को तोड़ता है। 2. पोस्टीरियर पेल्विक ब्रिज गहरी मांसपेशियों को मजबूत करता है जो आपकी रीढ़ की रक्षा करती हैं। 3. और विसंपीड़न तकनीक वास्तव में डिस्क हर्निएशन को उलट देती है और आपके दर्द संकेतों को रीसेट करती है। जब उन्हें रोजाना एक साथ किया जाता है तो अध्ययनों से पता चलता है कि वे सर्जरी, इंजेक्शन या वर्तमान में उपलब्ध किसी भी अन्य उपचार से अधिक प्रभावी होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप तीनों गतिविधियां 15 मिनट से कम समय में कर सकते हैं, और वे वास्तव में जितना अधिक आप उनका अभ्यास करते हैं उतनी ही आसान और अधिक प्रभावी होती जाती हैं। आपका शरीर सत्रों के बीच सुधार बनाए रखना सीखता है और अनुकूलित होता है।
अपने शरीर को तैयार करने के लिए एक सप्ताह के लिए गतिविधि 3 से शुरू करें, फिर दूसरे सप्ताह में गतिविधि 2 जोड़ें और अंत में तीसरे सप्ताह में गतिविधि 1 को शामिल करें। यह प्रगतिशील दृष्टिकोण आपके सिस्टम को अभिभूत होने से रोकता है और सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक गतिविधि पिछली वाली पर बनती है। याद रखें कि 60 के बाद कटित स्नायुशूल का उपचार आक्रामक स्ट्रेचिंग या जटिल व्यायामों के बारे में नहीं है। यह सटीक, कोमल गतिविधियों के बारे में है जो आपके शरीर के प्राकृतिक उपचार तंत्र के साथ काम करती हैं। इन 3 गतिविधियों ने हजारों लोगों को सर्जरी से बचने और उन गतिविधियों में लौटने में मदद की है जिनका उन्होंने सोचा था कि वे फिर कभी आनंद नहीं ले पाएंगे। विज्ञान स्पष्ट है, परिणाम सिद्ध हैं और अब आपके पास अपने कटित स्नायुशूल के दर्द को हमेशा के लिए खत्म करने का सटीक खाका ब्लूप्रिंट है। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, कटित स्नायुशूल के बारे में आपको एक चीज़ क्या बताई गई है जो पूरी तरह से गलत निकली? 1 से 10 के पैमाने पर अभी आपका कटित स्नायुशूल का दर्द कितना बुरा है? और इन 3 गतिविधियों में से कौन सी आप सबसे पहले आजमाने के लिए सबसे अधिक उत्साहित हैं? नीचे टिप्पणियों में अपने अनुभव और राय हमारे साथ साझा करें, हमें उन्हें सुनना अच्छा लगता है। देखने के लिए धन्यवाद।